नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। आज मैं नई किरण श्रृंखला में एकांकी संचय के मातृभूमि का मान एकांकी का वाचन करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है विद्यार्थी मित्रों कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक साथ में लेकर बैठें और यदि कोई कठिन शब्द है या संवाद है जो समझ में न आया हो तो उसे कमेंट करके पूछ लें। मातृभूमि का मान एकांकी संचय पुस्तक में पृष्ठ संख्या 28 यानी 28 पर है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मातृभूमि का मान। हरे कृष्ण प्रेमी। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार हैं। आपके प्रसिद्ध नाटक हैं बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विषपान आदि। प्रेमी जी के एकांकियों में बेड़िया, बादलों के पार, वाणी, मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। सन 1974 में इनका निधन हो गया। एकांकी के प्रारंभ करने से पूर्व पात्रों का परिचय। राव हेमू बूंदी का शासक, अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारणी तथा वीर सिंह के साथी। पहला दृश्य। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ कमरे के स्थान पर आप कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए संवाद शुरू करते हैं। अभय सिंह। महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह। महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति को एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू। और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह। इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। राव हेमू। बूंदी राज सदा से मेवाड़ के आश्रित? यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह। महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है,
हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है अभय सिंह। किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है राव हेमू। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हेमू, आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान, पट परिवर्तन। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बाप्पा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के डर से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल नहीं ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। नेपथ्य में गान।
ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों कीमत माला। ये छाती में छेद कराकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों कीमत माला। गाते गाते चारणी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारणी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से आप हारा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा, चारणी, तुम बहुत देर आई। अभय सिंह, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान। पट परिवर्तन। तीसरा दृश्य। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश। नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा। महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा, क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही महाराज, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह, हां, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं,
किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहां की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। चलिए अगले हिस्से में बाकी का अध्याय पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।